आज के समय में हमें टीवी खोलते ही क्या दिखता है? हिंदू मुस्लिम की डिबेट्स, कास्ट पॉलिटिक्स, वुमेन सेफ्टी इश्यूज। कभी कभी लगता है ना कि ये सब क्यों हो रहा है, हमारी सोसाइटी ऐसी क्यों है। आज का चैप्टर थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन सबसे ज्यादा रियल है। चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बहुत सारे ओपिनियंस लिखने होंगे। लेकिन रुकिए, बोर्ड एग्जाम में ओपिनियन नहीं, फैक्ट्स और टर्म्स के मार्क्स मिलते हैं, जैसे कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म और फेमिनिस्ट। लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स गंदी है, पर यह चैप्टर बताएगा कि पॉलिटिक्स कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है अगर सही तरीके से यूज हो। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में इस चैप्टर का कोई भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको परेशान ना करे, तो ये वीडियो एंड तक देखना। हम इमोशंस को साइड में रखकर लॉजिक और मार्क्स की बात करेंगे। तो क्या आप सभी तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर एंड पॉलिटिक्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जेंडर डिवीजन के बारे में। तो जेंडर डिवीजन एक हिरार्कियल सोशल डिवीजन होता है जो कि हमें हर तरफ देखने को मिलता है। हिरार्कियल सोशल डिवीजन मतलब मैन एंड वुमन को इक्वल नहीं माना जाता, बल्कि मैन को सुपीरियर माना जाता है और वुमन को इन्फीरियर माना जाता है। इसी को जेंडर डिवीजन बोलते हैं, मतलब जेंडर को लेके डिवीजन देखने को मिलता है। अब ये जेंडर डिवीजन क्यों देखने को मिलता है? तो आप लोग कहोगे कि भैया ये बायोलॉजिकल है, पर ऐसा नहीं है। ये बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि जेंडर डिवीजन इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरीके के डिवीजन को क्रिएट करती है। हमारी सोसाइटी की ऐसी कई सारी सोशल एक्सपेक्टेशंस और स्टीरियोटाइप्स होती हैं जिनसे ये डिवीजन क्रिएट हो जाता है। जैसे कि तुम तो लड़की हो, तुम बाहर का काम नहीं कर सकती। तुम लड़के हो, तुम रो थोड़ी सकते हो। लड़के मस्कुलर होते हैं, लड़कियां बेचारी होती हैं। तुम क्या लड़की हो सो मेकअप करते हो? तुम लड़के हो तो तुम्हें बाहर का काम करना चाहिए। तुम लड़की हो तो तुम्हें नर्स बनना चाहिए या घर पर रहना चाहिए। तुम्हें ये लड़कों वाली जॉब नहीं करनी चाहिए। लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के स्ट्रांग होते हैं। अब भले ही ऐसा रियलिटी में ना हो, तो इस तरीके से डिवीजन सोसाइटी क्रिएट करती है। इसी को हम जेंडर डिवीजन कहते हैं। आए समझ में? पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। तो इन्हीं सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स के चलते हमें पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ में भी डिवीजन देखने को मिलता है। जैसे कि घर के जितने भी काम होंगे वो महिलाएं करेंगी और घर के बाहर के जितने भी काम होंगे वो मैन करेंगे। तो इस तरह का डिवीजन देखने को मिलता है वर्क के बेसिस पर। इसी को बोला जाता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब सेक्स के अकॉर्डिंग वर्क को अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह का डिवीजन ऐसा नहीं है कि केवल हमें अपनी इंडिया में ही देखने को मिलता है, बल्कि इस तरह का डिवीजन हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है। ऊपर से ये सब काम करने के बावजूद भी महिलाओं को इन कामों की कोई वैल्यू नहीं मिलती और ना ही रिकॉग्निशन मिलता है। तो इस सब का रिजल्ट ये आया कि महिलाएं चार दीवारी में सिमट कर रह गई हैं। उनका पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया है। स्पेशली अगर हम पॉलिटिक्स में देखें तो महिलाएं पॉलिटिक्स में बहुत कम रोल प्ले करती हैं। अगर हम शुरुआती समय की बात करें तो केवल मैन को ही अलाउ किया जाता था पब्लिक अफेयर्स में वोट डालने के लिए और पब्लिक ऑफिसेज में काम करने के लिए। बेचारी जो महिलाएं थी उन्हें तो पूछा ही नहीं जाता था। लेकिन फिर महिलाओं ने अपनी हक की लड़ाई लड़ी और कई सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट करे दुनिया भर में। उनकी डिमांड्स थी कि महिलाओं को भी वोटिंग राइट्स मिले और उनको भी एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटीज मिले, साथ में पर्सनल लाइफ में भी, यानी कि फैमिली में भी इक्वलिटी मिले। तो जब ये मूवमेंट बड़ी स्केल पर हुए तो महिलाओं की स्थिति भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है। लेकिन फिर भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन आज भी पब्लिक लाइफ में और पॉलिटिक्स में बहुत कम है। अगर हम पर्टिकुलर इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया में महिलाएं पुरुषों से बहुत पीछे हैं। महिलाओं का पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में बहुत कम है क्योंकि हमारी सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिस वजह से महिलाएं आज काफ़ी पीछे रह गई हैं। और वहीं दूसरी ओर स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसी कंट्रीज में वुमेन का पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडिया इतनी पीछे क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि महिलाओं को कई तरह के डिसएडवांटेजेस और डिस्क्रिमिनेशन से गुजरना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनसे वुमेन सफ़र करती हैं। पहली है लिटरेसी रेट। इंडिया में वुमेन की लिटरेसी रेट मात्र 54% है और वहीं मेल की लिटरेसी रेट 76% है, यानी कि मात्र 54% ही महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जो कि बहुत कम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडियन पेरेंट्स बॉय चाइल्ड के ऊपर खर्च करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल चाइल्ड। सेकेंड है, वुमेन का प्रपोजन हाई पेड और वैल्यूड जॉब्स के अंदर बहुत कम है, मतलब जो अच्छी अच्छी जॉब्स होती हैं उनमें भी नंबर ऑफ मेंस ज़्यादा हैं, वुमेन्स कम हैं। थर्ड है, महिलाओं के हित के लिए
1976 में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट पास किया गया था ताकि महिलाओं को इक्वल वर्क करने पर इक्वल वेजेस मिले, मतलब बराबर काम करने पर बराबर पैसा मिले। लेकिन इन रियलिटी अगर हम असलियत में देखें तो महिलाओं को सेम काम करने पर कम वेजेस मिलती हैं पुरुषों के कंपैरिजन में। फोर्थ है, इंडिया के कई पार्ट्स में आज भी पेरेंट्स मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और जो गर्ल चाइल्ड होती है उसे जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं, यानी कि अबॉर्ट करा देते हैं, जिससे इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो भी गिर रहा है। फिफ्थ है, इन सब के अलावा भी कई महिलाओं को हरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस जैसी समस्याओं से भी गुजरना पड़ता है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है जो कि ये बताते हैं कि महिलाओं को किस तरीके से डिसएडवांटेजेस और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों, अभी तक हमने महिलाओं की समस्याओं के बारे में जाना, लेकिन अब हम सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो कई सारे फेमिनिस्ट का मानना ये है कि महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना होगा, क्योंकि महिलाएं अगर पॉलिटिकल लीडर्स के रूप में उभरेंगी तो वे मेंस के कंपैरिजन में महिलाओं के लिए बेटर डिसीजन ले पाएंगी। लेकिन अगर हम हाल ही के कुछ सालों का सिनेरियो देखें तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में उतना अच्छा नहीं है। जैसे कि वुमेन का प्रपोजन लेजिस्लेचर में बहुत कम है। 2019 के हिसाब से टोटल मेंबर्स में से मात्र 14.36% मेंबर्स ही वुमेन्स के रूप में इलेक्ट हुए थे, और ऐसा पहली बार ही हुआ था। दूसरा, स्टेट असेंबली में तो ये शेयर 5% से भी कम था। वर्ल्ड के एवरेज से भी अगर हम देखें तो इंडिया वुमेन के रिप्रेजेंटेशन के मामले में कई डेवलपिंग कंट्रीज से काफ़ी पीछे आता है। तो इन समस्याओं की अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इन समस्याओं का सॉल्यूशन ये है कि महिलाओं के लिए लीगली रूप से इलेक्टेड बॉडीज में एक फेयर प्रपोजन फिक्स कर देना चाहिए, मतलब महिलाओं के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर देनी चाहिए इलेक्टेड बॉडीज में। तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया था क्योंकि इससे वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो इसके लिए एक स्टेप बहुत पहले ले लिया गया था, जो कि था 1992 में महिलाओं के लिए लोकल बॉडीज में 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई थी, और इससे फ़ायदा भी देखने को मिला है। आज के टाइम पर लोकल बॉडीज में 10 लाख से भी ज़्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन ये केवल लोकल लेवल के लिए ही हुआ था। स्टेट और सेंट्रल लेवल तक तो महिलाएं पहुंच ही नहीं पाती थीं। तो कई सारी महिलाएं अब ये डिमांड कर रही थी कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में भी महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पर अफसोस उनका ये बिल कई डेकेड्स तक पेंडिंग पड़ा रहता है। लेकिन फाइनली हाल ही में 2023 में एक वुमेन रिजर्वेशन एक्ट पास होता है, जिसके तहत वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन मिल जाता है लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में और दिल्ली असेंबली में भी। तो कहने का मतलब ये है कि जब जेंडर इशू को पॉलिटिक्स से जोड़ा गया तो महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। इस टॉपिक में हम दूसरे तरह के सोशल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि रिलीजन के बेसिस पर होता है, और जानेंगे कि रिलीजन को जब पॉलिटिक्स से जोड़ा जाता है तब क्या होता है। तो इस विषय के ऊपर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। जैसे कि गांधी जी का मानना ये है कि हम रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक रिलीजन से कुछ ना कुछ अच्छा सीखते ही है। तो इससे अच्छा है कि ऐसी मोरल वैल्यूज़ या एथिक्स जो सभी धर्मों से जुड़े हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए पॉलिटिक्स को गाइड करने में। तो ये गांधी जी के विचार थे। ऐसे ही जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उनका मानना ये है कि हमारे देश में जब भी कम्युनल राइट्स होते हैं, मतलब रिलीजन के बेसिस पर जब भी दंगे होते हैं, तो जो माइनॉरिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा सफ़र करती हैं। तो इनका मानना ये है कि गवर्नमेंट को इन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए। ऐसे ही इसी तरीके से महिला आंदोलनकर्ताओं का मानना ये है कि जो फैमिली लॉज होते हैं अलग अलग रिलीजन में, उनको हटना चाहिए, क्योंकि इनसे महिलाएं बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं। फैमिली लॉज यानी कि ऐसे लॉज जो फैमिलीज़ में माने जाते हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक का सिस्टम चलता था। तो इस तरह के जो लॉज होते हैं उनको हटना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के व्यूज़ हैं रिलीजन को लेकर। तो ये अलग अलग लोगों के व्यूज़ देखने के बाद हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या रिलीजन को पॉलिटिक्स से जोड़ना अच्छा है या फिर बुरा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर हमारी गवर्नमेंट सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करती है और सभी रिलीजन को समान रूप से देखती है, तो ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। मतलब रिलीजन को पॉलिटिक्स से जोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट किसी रिलीजन को फेवर करती है तो फिर पॉलिटिक्स में रिलीजन को लाना गलत है। रिलीजन को तब तक ही पॉलिटिक्स में लाना सही है जब तक सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जा रहा हो। आए समझ में। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कम्युनलिज्म के बारे में। तो कम्युनलिज्म क्या होता है? तो कम्युनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जिसमें एक रिलीजन के लोग खिलाफ खड़े हो जाते हैं दूसरे रिलीजन के लोगों के और सप्रेस करने लगते हैं,
और अपने रिलीजन को बढ़ावा देने लगते हैं। तो इस तरह की आइडियोलॉजी को हम कम्युनलिज्म कहते हैं। जैसे मान लो दो रिलीजन है, तो एक रिलीजन ग्रुप अपने बिलीफ को सुपीरियर मानने लगे दूसरे रिलीजन से, तो उसे ही हम कम्युनलिज्म कहते हैं। और जब स्टेट पावर यानी कि गवर्नमेंट भी अपनी पावर का इस्तेमाल किसी एक रिलीजन के डोमिनेशन या उसे बढ़ावा देने के लिए करने लगे, तो इस तरह की पॉलिटिक्स को हम कम्युनल पॉलिटिक्स का नाम देते हैं। आए समझ में? अब हम ये जानते हैं कि कम्युनलिज्म किस तरह की थिंकिंग को बढ़ावा देता है। फर्स्ट, कम्युनलिज्म में जो एक रिलीजन के फॉलोअर्स होते हैं वो अपनी एक अलग कम्युनिटी बना के रखते हैं और उनके जो फंडामेंटल इंटरेस्ट होते हैं वो भी सेम होते हैं। थर्ड, कम्युनलिज्म में अलग अलग रिलीजन के लोग सेम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर सकते, मतलब एक साथ एक ही कम्युनिटी बना के नहीं रह सकते, बल्कि उन्हें अलग अलग कम्युनिटी बनाना सही लगता है। जब कम्युनलिज्म एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है तो उसमें अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ एक ही देश में इक्वल सिटीजन के रूप में नहीं रह सकते। तो जो माइनॉरिटी रिलीजन होगा वो ये चाहेगा कि उसके लिए एक अलग से नेशन बना दिया जाए। मतलब कम्युनलिज्म जब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है तो बात देश के बंटवारे तक भी आ जाती है, यानी कि कम्युनलिज्म कंट्री को डिवाइड करने की बात करता है। जैसे कि जो इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था वो इसी कम्युनलिज्म के एक्सट्रीम फॉर्म का ही एग्जाम्पल है। तो ये तो आपको पता चल गया कि कम्युनलिज्म अच्छा तो नहीं है, यानी कि जो कम्युनलिज्म का आइडिया है वो फंडामेंटली फ्लॉड है। फ्लॉड यानी कि बर्बाद है या ठीक नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। आपको पता है कि कम्युनलिज्म के हिसाब से एक रिलीजन के लोगों के इंटरेस्ट और एस्पिरेशन एक जैसी होनी चाहिए, पर ऐसा रियलिटी में कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का सोचना एक जैसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उसके अपने रोल हैं, अपनी पोजीशन है, अपने इंटरेस्ट है। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि अगर वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है तो उसकी सोच उसी कम्युनिटी की तरह ही हो, बल्कि वो तो किसी भी तरह से सोच सकता है। इसीलिए कम्युनलिज्म का आइडिया फंडामेंटली फ्लॉड है। आया समझ में? अब हम ये देखते हैं कि कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में किस किस तरह की फॉर्म्स ले लेता है। तो पहला है कि कम्युनलिज्म का असर हमारी एवरीडे लाइफ पर भी पड़ता है। मतलब अगर कम्युनलिज्म पॉलिटिकली देखने को मिल रहा है तो उसका असर हमारी एवरीडे लाइफ पर भी पड़ता है। जैसे ही कम्युनलिज्म के चलते डेली लाइफ में लोग डिस्कशन करते हैं कि हमारा रिलीजन अच्छा है, वो रिलीजन के लोग बेकार होते हैं, हमारा रिलीजन ही सुपीरियर है। ऐसे ही दूसरे ग्रुप वाले भी करते हैं कि हमारा रिलीजन अच्छा है, हमारा रिलीजन सुपीरियर है। तो इस तरह के जो रिलीजियस प्रेजुडिसेस होते हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं, बिलीफ्स होते हैं अपने रिलीजन को सुपीरियर दिखाने के, वो हमें डेली लाइफ में भी देखने को मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि जो कम्युनल माइंड के लोग होते हैं वो हमेशा पॉलिटिकल डोमिनेंस की फिराक में रहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि कैसे ना कैसे उनके ही रिलीजन का पॉलिटिकल डोमिनेंस हो। इसलिए जो रिलीजन मेजॉरिटी में होते हैं वो पॉलिटिकल डोमिनेंस हासिल करना चाहते हैं, और वहीं जो माइनॉरिटी में होते हैं वो हमेशा ये चाह में रहते हैं कि हमारे लिए एक अलग से पॉलिटिकल यूनिट बना दी जाए, मतलब एक अलग से देश बना दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था तो उसमें कई सारे कम्युनल माइंड्स के मुस्लिम लीडर्स एक अलग नेशन बनाना चाहते थे, इसलिए तो ये डिवीज़न हुआ था। तो कम्युनलिज्म इस तरह की फॉर्म भी ले लेता है पॉलिटिक्स में। तीसरा पॉइंट है कि कम्युनलिज्म में एक ऐसी फॉर्म भी देखी जाती है जिसमें कई सारे लीडर्स पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करते हैं, मतलब अपने फ़ायदे के लिए रिलीजन सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स और इमोशनल अपील्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ में पॉलिटिकल लीडर्स लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई पार्टीज ऐसे फ्लैग्स का इस्तेमाल करती हैं जो कि किसी एक रिलीजन को टारगेट करते हैं। साथ में पॉलिटिकल लीडर्स लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं और इस तरह का डर अपने ही लोगों में बैठा देते हैं कि अगर उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया तो हमारा रिलीजन खतरे में आ जाएगा। तो इस तरीके से कम्युनलिज्म के चलते रिलीजियस बेस्ड मोबिलाइजेशन देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट है कि कम्युनलिज्म कई बार ऐसी फॉर्म भी ले लेता है जो कि बहुत भयानक होती है, क्योंकि कम्युनलिज्म के चलते कई सारे कम्युनल वायलेंस, रॉयट्स और मैसेकर भी देखने को मिलते हैं। आया समझ में? तो यहाँ तक हमने कम्युनलिज्म के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया और हमने जाना कि कम्युनलिज्म किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है सेकुलर स्टेट। तो आइए जानते हैं सेकुलर स्टेट के बारे में। तो सेकुलर स्टेट का मतलब एक ऐसा देश जो कि सभी धर्मों के मामले में न्यूट्रल रहता है और सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है बिना उसके धर्म को बीच में लाए। मतलब एक सेकुलर स्टेट में किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट और अपोज नहीं किया जाता, बल्कि सबको इक्वल माना जाता है। तो आपको पता है हमारा जो देश है वो एक सेकुलर स्टेट है। अब हमारा देश सेकुलर स्टेट क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, आइए जानते हैं।
तो पहला रीज़न है कि हमारे देश में किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन के रूप में नहीं चुना गया है। हमारे देश में किसी भी एक रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाता, बल्कि सबको समान माना जाता है। सेकंड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक व्यक्ति को और हर एक कम्युनिटी को ये आज़ादी देता है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। थर्ड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के बेसिस पर होने वाले किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेड मानता है। फोर्थ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी अलाउ किया गया है कि गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर्स में भी इंटरफेस कर सकती है, ताकि रिलीजन के बेसिस पर इक्वलिटी बनी रहे और किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन देखने को ना मिले। तो ये सारे पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि हमारी इंडिया एक सेकुलर स्टेट है जो कि सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, और इसी की वजह से सारे रिलीजन खुशी खुशी रह पाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने जेंडर वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया और रिलीजन वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चैप्टर के लास्ट फेज में आ गए हैं, यानी कि अब हम पढ़ते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। मतलब इसमें हम जानेंगे कि कास्ट के बेसिस पर किस तरीके से डिवीजन होता है, साथ में हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज के बारे में, मतलब कास्ट को लेकर किस तरीके से भेदभाव होता है। तो शुरुआती समय की अगर हम बात करें तो हमारी इंडिया में हमें हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन डिवीजन देखने को मिलता था। मतलब वर्क पास ऑन होता था फैमिली से नेक्स्ट जनरेशन के लिए। जैसे अगर कोई बार्बर है तो उसका बेटा भी बार्बर बनेगा, कोई मटके बनाता है तो उसकी फ्यूचर जनरेशन भी मटके बनाएगी। तो इस तरीके से हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन डिवीजन देखने को मिलता था। इसमें क्या होता था, जो मेंबर्स होते थे सेम कास्ट ग्रुप के, वो सिमिलर ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करते थे। साथ में शादियां भी खुद ही की कास्ट में की जाती थी, इंटर कास्ट मैरिजेस अलाउ नहीं होती थी। और तो और ये लोग अदर कास्ट के लोगों के साथ खाना भी नहीं खाते थे। तो इस तरह का कास्ट सिस्टम देखने को मिल रहा था हमें इंडिया में। धीरे धीरे हमें इस कास्ट सिस्टम की एक एक्सट्रीम फॉर्म भी देखने को मिलती है, जिसमें आउटकास्ट ग्रुप्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था, यानी कि अनटचेबिलिटी जैसी समस्या भी देखने को मिल रही थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये जो कास्ट सिस्टम था वो खत्म होने लगता है, यानी कि डिक्लाइन होने लगता है। इसके पीछे रीजन थे जैसे कि कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, प्रियर रामास्वामी नायकर, इन्होंने इस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। दूसरा रीज़न था कई सारे सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे, जैसे कि अर्बनाइजेशन हो रहा था, लिटरेसी रेट बढ़ रही थी, ऑक्यूपेशन मोबिलिटी आ रही थी, मतलब कोई भी अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन चुन सकता था। तो जब इस तरीके के सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हुए तो लोगों की सोच भी काफ़ी बेहतर हुई है। लोगों को समझ में आने लगा कि कास्ट से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तीसरा रीज़न है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी किसी भी तरह के कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेड किया है, जिस वजह से भी ये जो कास्ट सिस्टम जो कि पुराने समय से चला आ रहा था वो अब लगभग ख़त्म होता सा नज़र आता है। पर दोस्तों, क्या लगता है आपको कि कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया से कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कास्ट सिस्टम के पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। जैसे कि अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी ही कास्ट में या अपनी ही ट्राइब में शादियाँ करना पसंद करते हैं। अदर कास्ट में लोग अभी भी शादियाँ करना पसंद नहीं करते। जहाँ तक कि भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन बनाए गए हैं, लेकिन स्टिल अभी भी कई जगहों पर अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी देखने को मिलता है। इसका एक कारण ये भी है कि जो अपर कास्ट है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गई और जो लोअर कास्ट है वो इकोनॉमिकली वीक रह गई, जिस वजह से भी ये डिस्क्रिमिनेशन अभी भी बाकी है। कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्ट इन पॉलिटिक्स मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि कास्ट पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करती है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जब पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के लिए कैंडिडेट चूज करती है तो वो अपने माइंड में एक चीज़ ध्यान रखती है कि उस इलेक्टोरेट में कास्ट का कंपोजिशन क्या है, मतलब कौन सी कास्ट ज़्यादा है, ताकि वो उसी कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा करे इलेक्शन में, ताकि उनके इलेक्शन जीतने के चांस बढ़ जाएं। दूसरा पॉइंट है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट होते हैं वो कास्ट सेंटीमेंट्स को अपील करते हैं ताकि उन्हें उस कास्ट का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। तीसरा पॉइंट है कि हमारे देश में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी देखने को मिलती है, जिसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति के पास अपना एक वोट है और ये बात हर एक पॉलिटिकल पार्टी को पता होती है। इसलिए भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास करती हैं, जिस वजह से जिन कास्ट ग्रुप्स को अभी तक इन्फीरियर और लो माना जाता था उन्हें एक मौका मिल जाता है अपनी बात रखने का, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज उनको भी मोबिलाइज करने का प्रयास करती हैं, बिकॉज ईच वोट हैव इक्वल वैल्यू। आए समझ में? तो ये तीनों पॉइंट्स देखने के बाद हमने जाना कि कास्ट पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करती है। अब सवाल ये आता है कि क्या कास्ट का असर पॉलिटिक्स में हमेशा पड़ता है? इसके लिए हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कास्ट का असर पॉलिटिक्स पर हमेशा नहीं पड़ता।
जैसे कि पहला पॉइंट है, हमारी कंट्री में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई है एक सिंगल कास्ट की वजह से। इसलिए हर एक कैंडिडेट या पार्टी को इलेक्शन जीतने के लिए एक से ज़्यादा कास्ट का विश्वास जीतना पड़ता है, अकेली एक कास्ट से काम नहीं चलता। दूसरा पॉइंट है, कोई भी पार्टी किसी एक कास्ट का या कम्युनिटी के सभी लोगों के वोट हासिल नहीं कर सकती, भले ही वो उसका वोट बैंक ही क्यों ना हो। कुछ वोट रह ही जाते हैं, वो किसी और पार्टी की तरफ चले ही जाते हैं, चाहे कुछ करो। तीसरा पॉइंट है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टी सेमी कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा कर देती हैं जब उन्हें ये लगता है कि उस कास्ट का डोमिनेंस ज़्यादा है उस पर्टिकुलर इलेक्टोरेट में, जिस वजह से वोट्स बढ़ जाते हैं। जहां पहले एक ही पार्टी को उस कास्ट के मोस्टली वोट मिलने वाले थे, लेकिन अब नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा हो गए। चौथा पॉइंट है कि हमारे देश में जो रूलिंग पार्टी है और जो एमपीज और एमएलए हैं वो अक्सर हारते रहते हैं। मतलब आज जो पावर में है वो हो सकता है अगले इलेक्शन में पावर में ना हो, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि जिन कास्ट ग्रुप्स ने उन्हें पहले सपोर्ट किया था वो अब भी सपोर्ट करेंगी, क्योंकि उनकी प्रेफरेंसेस भी चेंज होती रहती हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कास्ट का असर पॉलिटिक्स के ऊपर हमेशा नहीं पड़ता, बल्कि कुछ अदर फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस कैसी रही, लोग कितना भरोसा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो अभी तक हमने कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम पॉलिटिक्स इन कास्ट के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कास्ट में पॉलिटिक्स का क्या असर पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हर एक कास्ट ग्रुप अपना एक बिगर ग्रुप बनाना चाहता है, मतलब एक बड़ा ग्रुप बनाना चाहता है। तो कास्ट ग्रुप्स अपने नेबरिंग कास्ट को और सब कास्ट को इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, भले ही वे शुरुआत में अलग अलग हो, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर सबको एक साथ लाने का प्रयास किया जाता है, ताकि जब पार्टी या कैंडिडेट वोट मांगने आए तब उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले, क्योंकि जब बड़ा वोट बैंक होगा तो पार्टी ज़्यादा फेवर करेंगी। दूसरा, अलग अलग कास्ट ग्रुप कोलिजन बनाते हैं, मतलब एक साथ आते हैं, ताकि वे बड़े ग्रुप के तौर पर डायलॉग और नेगोशिएशन में पार्ट ले सकें। तीसरा पॉइंट है कि पॉलिटिक्स की वजह से केवल कास्ट ग्रुप्स जुड़ते नहीं हैं, बल्कि आपस में बढ़ भी जाते हैं, जैसे कि अपर कास्ट वाले एक तरफ आ जाते हैं, लोअर कास्ट वाले एक तरफ आ जाते हैं, जिस वजह से दो ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं, बैकवर्ड क्लास और फॉरवर्ड क्लास। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स का असर कास्ट पर पड़ता है। आए समझ पे? तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करना सही है या गलत है। तो देखो, कास्ट को पॉलिटिक्स में लाना सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो हम ये दोनों एस्पेक्ट समझते हैं और जानते हैं कि कास्ट को पॉलिटिक्स से जोड़ना सही क्यों है और गलत क्यों है। सबसे पहले हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं। तो देखो, जब कास्ट पॉलिटिक्स में आती है तो जिन कास्ट ग्रुप्स को पहले अटेंशन नहीं मिलता था तो उन्हें भी अटेंशन मिलने लगता है, जैसे कि जो बैकवर्ड क्लासेस थी, जैसे कि दलित्स और ओबीसी, तो इनको भी मौका मिला है पॉलिटिक्स में ऊपर उठने का और डिसीजन मेकिंग में पावर एक्सेस करने का। तो इस तरीके से कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का फ़ायदा मिलता है। और तो और जो सेवरल पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से ऐसे मुद्दों पर भी आवाज़ उठाने लगते हैं, जैसे कि कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए, उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो इस तरीके की डिमांड्स भी उठने लगती हैं। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव रोल देखने को मिलता है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का। अब हम नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं। तो जब कास्ट को पॉलिटिक्स से जोड़ा जाता है तो जो बड़े बड़े इशूज़ होते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन, इन पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और तो और कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से कुछ केसेस में कास्ट के बीच में